सालों पुराना अयोध्या विवाद जो अदालत में भी अभी लगातार सुनवाई और एक अदालत से दूसरी अदालत में पहुंचा हुआ है, क्या वो धर्मगुरुओं की पहल से निकल सकता है? क्या श्री श्री की पहल से समाधान होगा? क्या देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले से पहले अयोध्या मसले पर सुलह हो जाएगी? क्या राम मंदिर के मुद्दे पर रंग लाएगी श्री श्री रविशंकर की कोशिशें, या फिर इसे सियासी अमलीजामा पहनाया जाएगा? इन सवालों का जवाब तो नहीं मिल पा रहा। अलबत्ता श्री श्री का विरोध जरूर शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ से श्री श्री की मुलाकात से पहले ही पक्षकारों का बयान आया। श्री श्री की मुहिम पर सवाल उठाता दिख रहा है। यूनिटी चाहता हूँ, मैं सौहार्द चाहता हूँ। लीगल प्रक्रिया को पूरे होने देना चाहिए। अगर कोई भी हल निकलता है तो दोनों की सहमति जरूरी है। वो अल्लाह की मिल्कियत है, तो अल्लाह की मिल्कियत का सौदा करना किसी बंदे के हक में नहीं है। जितने मोह उतनी बातें, और उन बातों में गुम होता अयोध्या का मुद्दा। श्री श्री रविशंकर मुलाकातों में मंदिर का मार्ग ढूंढना चाहते हैं तो अयोध्या एक बार फिर सियासत की धुरी बनती दिख रही है। मुहिम कितना रंग लाएगी कोई नहीं जानता, लेकिन बयानों से श्री श्री की कोशिशों पर घमासान तेज हो गया है। श्री श्री रविशंकर लखनऊ पहुंचे। योगी आदित्यनाथ से करीब आधे घंटे तक बातचीत करते रहे, लेकिन उन्होंने राम मंदिर पर अपना फॉर्मूला सामने नहीं रखा। फार्मूला मध्यस्थ करने वाले फार्मूला लेके नहीं जाते। नहीं, आपको आपके दिमाग में फार्मूला होगा जो पूरा हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहता हूँ, मैं सौहार्द चाहता हूँ। अयोध्या में मंदिर बनेगा या नहीं, इस सवाल का जवाब तो हर कोई चाहता है, लेकिन करीब 132 सालों का इंतजार अब भी जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट 5 दिसंबर से मामले की सुनवाई करेगा, तो उससे पहले एक बार फिर सुलह का दौर शुरू हो चुका है। ये अलग बात है कि श्री श्री और योगी की लखनऊ में मुलाकात के चंद घंटों बाद ही कुछ मुस्लिम धर्मगुरु दिल्ली में राजनाथ सिंह के पास पहुंच गए। बताया जा रहा है कि राम मंदिर पर चर्चा तो दोनों जगह हुई, लेकिन सुलह का रास्ता अदालत के बाहर निकल पाएगा, इस पर संदेह के बादल अब भी मंडरा रहे हैं। चाहे सिया समुदाय के लोग हों या सुन्नी समुदाय के लोग, जो भूमि राम की जन्मभूमि है उसमें राम का मंदिर हो, राम की स्मारक हो, राम की स्मृति में उनके जो आदर्श हैं, मर्यादा है, उनका जो चरित्र है, वो वहाँ से पूरी दुनिया के लोग सीखें। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। स्थान वो भगवान राम का है, जहाँ भगवान राम लला विराजमान है, उनका है। अब केवल इतनी ही बात उठती है कि जो बंटवारा किया है कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट से हमारी डिमांड है कि बंटवारा जो किया गया है उसको वो अवैध ठहरा दें। जो राम की जन्मभूमि वाला पोर्शन है उसको वो सही ठहरा दें। राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर बनाने के लिए रास्ता साफ कर सके। न्यायालय अपना फैसला दे, यही बेहतर होगा। शिया वक्फ बोर्ड किसी तरह से ना तो पक्षकार है, ना पैरोकार है, ना उनके पास किसी और तरह के हुकूक हैं। तो ऐसे लोगों से वो लोग बात कर रहे हैं जिनके पास खुद कोई हुकूक नहीं है। न तो रविशंकर किसी का ऑथोराइज है, ना शिया वक्फ बोर्ड आपस में किसी तरह का ऑथोराइज है। तो इनको लड़ाने दीजिए आपस में, क्या फर्क पड़ता है। चाहते तो सब हैं कि अयोध्या का मसला जल्द सुलझना चाहिए, लेकिन कैसे, इस पर कोई फॉर्मूला नहीं बन पा रहा। श्री श्री अपनी कोशिशों में जुटे हैं। लखनऊ के बाद अब पक्षकारों से बात करने के लिए अयोध्या जाने की तैयारी है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बातचीत के जरिए राजी कर पाना इतना आसान भी कहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन और विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। ये कोशिशें अब हुई ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसी कोशिशों को कई बार कई संत, कई नेता अंजाम दे चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। अब तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि तमाम धर्मगुरु दोनों पक्षों से आगे आते हैं अपनी गोटी से निकली। माना जा रहा है श्री श्री की मुहिम को शिया वक्फ बोर्ड का समर्थन मिल सकता है, लेकिन श्री श्री के अयोध्या पहुंचने से पहले ही विवाद बढ़ने भी लगा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड बातचीत के टेबल पर आने को ही तैयार नहीं, तो फिर भाई मध्यस्थता कहाँ होगी? दूसरी ओर अयोध्या मसले को लेकर शिया वक्फ बोर्ड की कोशिशों पर शिया समुदाय के भीतर ही दो मत हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छी पहल उन्होंने की है, और अब वो उन लोगों को मना रहे हैं कि जो 70 साल से नहीं माने। हो सकता है कि श्री श्री जी की बात से मान जाए। अच्छी पहल है, और जो कोशिश वो कर रहे हैं बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और
उनका जैसा इंसान अगर ऐसी कोशिश कर रहा है तो उनकी बात को सुनना चाहिए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का नज़रिया बिल्कुल साफ है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड बाबरी मस्जिद के मसले के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है और ये मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद असर साहब की ज़िंदगी में जब ये मामला आया था तो बाकायदा तब से ये पूरा प्लान है कि बाबरी मस्जिद के मसले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का मौक़िफ़ वही है जो एक आम मुसलमान का मौक़िफ़ है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मुद्दा किस तरह से लगातार तूल पकड़ता गया, इसमें असली पक्षकार हैं कौन। दरअसल इसमें अगर देखा जाए तो मुख्यतः 3 पक्षकार रहे हैं और अब तक कई प्रतिवादी इसमें बन चुके हैं, लेकिन 3 पक्षकार हैं जिसमें एक हैं वीएचपी नेता पैरोकार भगवान राम, पहले पक्षकार हैं। निर्मोही अखाड़ा ये दूसरे पक्षकार हैं। राम मंदिर के लिए जो कानूनी लड़ाई अगर सही मायनों में कोई लड़ रहा है तो निर्मोही अखाड़ा है। और तीसरा पक्षकार है सुन्नी वक्फ बोर्ड, हाशिम अंसारी के बेटे और स्थानीय मुस्लिम। अयोध्या विवाद में अब तक कुल 4 दीवानी मामले जो हैं वो अदालत के अंदर विचाराधीन है। पहला मामला गोपाल सिंह विशारद का है। गोपाल सिंह की मृत्यु के बाद उसके बेटे राजेंद्र सिंह वादी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा मामला है सुन्नी वक्फ बोर्ड का। तीसरे मामले की बात करें तो इसमें निर्मोही अखाड़ा भी एक दीवानी मामला लड़ रहा है। रामलला विराजमान के नाम से चौथा दीवानी मामला यहां पर नजर आ रहा है। अयोध्या पर अभी तक किस तरह से क्या क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। साल 1986 में ताला खोले जाने के बाद यूपी के तत्कालीन सीएम ने तुरंत बैठक बुलाई थी। तनाव कम करने के लिए दिल्ली में दोनों पक्षों की बैठक हुई, लेकिन वो विफल रही, नाकाम रही। इसके बाद ये हम 1986 का घटनाक्रम बता रहे हैं। फिर 1989 में राजीव गांधी ने विवादित स्थल के पास शिलान्यास करवाया। 1989 में समाधान ढूंढने की एक बार फिर से कोशिश हुई, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही और उसका नतीजा ये भी देख लीजिए कि कांग्रेस अब तक यूपी में सरकार नहीं बना पाई है। 1990 में पीएम बनने के बाद चंद्रशेखर ने भी इस मामले को सुलझाने के लिए अयोध्या सेल बनाया। बाकायदा एक सेल डेडिकेट किया गया जो इस मुद्दे को बातचीत करेगा। चंद्रशेखर सुलह से मुद्दे का हल निकालना चाहते थे, लेकिन उनकी कोशिश भी विफल रही। 1 दिसंबर 1990 को वीएचपी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की एक बैठक होती है। 2 राउंड की बातचीत के बाद बातचीत एक बार फिर से उसका नतीजा वही होता है, नाकाम रह जाती है। 0 का 0 ही हाथ लगता है। 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव ने एक और पहल की। विवादित स्थल और उसके आसपास की 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण शुरू करवा दिया। 1993 की घटना है। रामालय ट्रस्ट बनाकर मंदिर, मस्जिद, पुस्तकालय, संग्रहालय बनाने का ऐलान किया। विवाद का समाधान फिर भी नहीं निकला। साल 2002-2003 यानी 10 साल बाद कांची, कामकोटी के शंकराचार्य और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फिर से पहल की। 2 बार बातचीत हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। दोनों में से कोई भी पक्ष हार मानने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पलोक ने भी अपने स्तर पर कामयाबी की। स्थानीय स्तर पर सुलह की जस्टिस बसु की कोशिशें अब तक कामयाब नहीं हो पाई हैं। हालांकि एक धड़ा तो ये भी कह रहा है कि भाई एक बार फिर से रामलला और राम मंदिर का जो ये मुद्दा है बाहर आया है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और ध्यान भटकाने की कोशिश है। हालांकि ये विरोधियों का बयान है। इस बीच बीजेपी अपने इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन में अब पप्पू शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने इसे आपत्तिजनक करार दिया है और कहा है कि अब किसी भी तरह के कैंपेन में बीजेपी और कोई विरोधी पार्टी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती। 10 किलो धोखा सर, 20 किलो मग सर, सेठ युवराज आयो छे। ओहो राज जो तो ना कभी सियासतदानों को किसी ने रोका ना टोका और घर पर प्यार से बच्चों को बुलाए जाने वाला पप्पू नाम अचानक सियासी हो गया। बीजेपी के नेता अक्सर इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। किस पर ये सब जानते हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने पप्पू शब्द के इस्तेमाल पर सख्त ऐतराज जताया है। आयोग ने बीजेपी को गुजरात में अपने इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन से ये शब्द हटाने का फरमान जारी किया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जब पीरियड होता है, इलेक्शन के पीरियड में ये ऑफिस में एक कमेटी बनाया जाता है जिसको MCMC कमेटी कहा जाता है, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, जो एडिशनल CEO वो उसके अध्यक्ष होते हैं और उसमें मीडिया, दूरदर्शन इसके मेंबर्स रखा जाते हैं। ये टिपिकली ऑडियो विजुअल जैसे कि कोई भी टीवी चैनल या उसमें जो दिखाया जाता है उसके लिए एप्लीकेबल है। आयोग के फैसले के बाद बीजेपी की चुनाव टीम ने फौरन बदलाव भी कर दिए। अब विज्ञापन में पप्पू की जगह युवराज शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर हमलावर है।
सेठ युवराज आयो छे। चुनाव आयोग ने जो कहा है ये सभी को उसका पालन करना चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम भी उसका पालन करें। देखिए, मैं स्वागत करूंगी क्योंकि बीजेपी ने इस वर्ड का बहुत दुरुपयोग किया। हमारे हिंदुस्तान में फैमिली में हम छोटे बच्चे को प्यार से कहते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दुरुपयोग किया तो ये स्वागत योग्य है। चुनाव में जुमलों से वार पलटवार वैसे तो आम बात है, लेकिन जब शब्द सीमाएं लांघने लगे तो रोक टोक भी जरूरी है। बहरहाल चुनाव आयोग ने एक नजीर दी है तो शायद सियासतदान भी शब्दों के चयन में सावधानी बरतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हैतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन, अहमदाबाद। नेताओं की गरिमा के तो कहने ही क्या, लेकिन कम से कम शब्दों की गरिमा बनी रहे इसकी कोशिश जरूर गाहे बगाहे होती रहती है। नोटबंदी के बाद अब अकूत संपत्ति रखने वालों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से आयकर विभाग ने महंगे फ्लैट और प्लॉट लेने वालों का बाकायदा ब्यौरा मांगा है, जिसके बाद एलजीए ने महंगी संपत्ति लेने वाले 947 लोगों की लिस्ट तैयार की है। सूत्रों की माने तो इसमें कई आईएएस अधिकारी और कई पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, इसमें से 1 दर्जन ऐसे अफसरों की संपत्तियां शामिल हैं जो एलजीए में खुद तैनात रहे हैं। आयकर विभाग ने रियल एस्टेट से जुड़ी दूसरी संस्थाओं को भी नोटिस भेजा है और इस बाबत जानकारी शेयर करने के लिए कहा है। 20 लाख रुपए की कीमत के प्लॉट और 50 लाख के फ्लैट खरीदने वालों का पूरा ब्यौरा यहां पर मांगा गया है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से। दरअसल ये आयकर विभाग की नजर बेनामी संपत्ति रखने वालों पर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंटी बेनामी एक्ट के तहत 30 लाख रुपए से अधिक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का टैक्स प्रोफाइल मिलाने में जुटा हुआ है। आपको बता दें, बेनामी संपत्ति जो है उस पर नकेल लगने की कवायद के तौर पर इस पूरी कोशिश को देखा जा रहा है। खबरों की माने तो बेनामी संपत्ति लेन देन एक्ट के तहत अभी तक 621 प्रॉपर्टीज सीज हो चुकी हैं। और अब खबर राजस्थान के डूंगरपुर से, जहां एक जिले में एक स्कूल में फायरिंग की वारदात हुई है जिसमें 3 छात्र घायल हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल में अचानक हुई इस फायरिंग से सभी लोग हक्के बक्के रह गए कि आखिर ये फायरिंग किस तरह से हुई है। अफरा तफरी मच गई छात्रों में और स्कूल में इस फायरिंग की घटना से हर कोई स्तब्ध रह गया। बताया जा रहा है कि छात्रों के बीच से शुरू हुआ ये फायरिंग विवाद जो है, ये जो विवाद था वो फायरिंग तक पहुंच गया। बढ़ते बढ़ते घटना इतनी बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक शख्स की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है और बीच बचाव करने आया एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। आरोप है कि शहजाद नगर इलाके में कुछ लोग गौकशी की कोशिश कर रहे थे और पुलिस को गौकशी की खबर मिली थी। जब यहां रहने वाले नन्हे को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। इस बात से नाराज हमलावरों ने नन्हे पर चाकू से हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और अब दिल्ली एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण की बात करते हैं, जहां बाशिंदे जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ सियासी वार पलटवार भी जारी है। स्मॉग पर एनजीटी से मिली फटकार के बाद दिल्ली के सीएम को अब सुधाई है। जब स्मॉग छटने लगा है, हरियाणा के सीएम से मुलाकात की। हालांकि वो कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के सीएम उनसे मिलते नहीं हैं। ट्विटर पर बाकायदा उसका वो बखान भी कर रहे हैं। बहरहाल मुलाकात हुई और प्रदूषण के खात्मे के लिए साथ मिलकर काम करने पर सहमति बन ही गई। दिल्ली वाले जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं। स्मॉग पर एक और एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट सख्त है, तो दूसरी ओर लोगों के दबाव में सरकारें भी जानलेवा धुंध हटाने की कवायद में लगी दिख रही हैं। दिल्ली में ऑड इवन के मुद्दे पर एनजीटी से फटकार खा चुके अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। एयरपोर्ट से सीधे हरियाणा सचिवालय पहुंचे और खुलकर अपनी बात रखी। बैठक के बाद जब दोनों मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आए तो सही दिशा में कदम बढ़ाने पर जोर दिया। केजरीवाल ने कहा कि हवा एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रदूषण फैला रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में पराली जलाने पर बैन का आश्वासन दिया ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। वहीं खट्टर ने पुरानी गाड़ियों की जांच और सीएनजी के इस्तेमाल पर भी रजामंदी जाहिर की। इधर की हवा उधर और उधर की हवा इधर आती है। हम सब लोगों को मिलकर इसका समाधान निकालना पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, सभी राज्यों की भी केंद्र की भी, उन सब लोगों को मिलकर इसका समाधान निकालेंगे, तभी इसका समाधान निकल सकता है। तो आज की जो हमारी चर्चा हुई, मैं बहुत ही सार्थक और बहुत ही फ्रूटफुल चर्चा हुई। अब ये कोई समस्या किसी एक प्रांत की नहीं है, बल्कि कॉमन कंसर्न है। तो कॉमन कंसर्न के नाते
हम अपने अपने प्रदेश में कुछ पग इसके लिए उठा रहे हैं, चाहे वो पराली जलाने का विषय हो, चाहे ट्रैफिक के पोल्यूशन की बात हो। ये सब बातें अपने अपने प्रदेश में तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक ज्वाइंट मीटिंग के बाद जो सुझाव एक दूसरे को देने की बात आई थी, वो हमने बड़े कॉर्डियल एक एटमॉस्फेयर के अंदर अपनी बातचीत की है। इससे पहले एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ा। मोहाली एयरपोर्ट के रास्ते पर कांग्रेस और अकाली कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध में नारेबाजी की। दिल्ली आए खट्टर ने केजरीवाल को मिलने का वक्त नहीं दिया था। 2 पड़ोसी राज्यों के सीएम ने पराली और स्मॉग के मुद्दे पर बात तो की, लेकिन हुजूरों ने इस मामले में थोड़ी देर जरूर कर दी। वीडियो जर्नलिस्ट राम शरण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़।